आप सभी स्कूल जाते हो, कोई बहनें स्कूल जाती होगी, कोई कॉलेज जाते होंगे। और स्कूल जाकर के हम क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। और शिक्षा के माध्यम से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान के लिए हम जाते हैं। और आज के समय में, वर्तमान समय में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए जहाँ से हमें ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, हमें ले लेना चाहिए। हमारे देश के मिसाइल में कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा उन्होंने? इन द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय मसल पावर, आफ्टर दैट इट इज ड्राइवन बाय मनी पावर, एंड नाउ इट इज बीइंग ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। क्या कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने? कि पहले के समय में, पुराने समय में, प्राचीन समय में ये दुनिया किससे चलती थी? शरीर की ताकत से चलती थी। यदि हमें दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हमें शरीर से हष्ट-पुष्ट होना जरूरी था। फिर समय बदला, परिस्थितियाँ बदली। एक ऐसा समय आया जब ये दुनिया पैसे की ताकत से चलने लगी। हमारे पास पैसा होना जरूरी था। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, ये दुनिया किससे चलती है? तो वर्तमान समय में ये दुनिया किससे चलती है? उन्होंने बताया पावर ऑफ नॉलेज से, ज्ञान की ताकत से। इसलिए आज हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास ज्ञान है तो ही हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। इसलिए ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब हम स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा हमें एजुकेटेड बनाती है। और एक शब्द में यदि हम शिक्षा का अर्थ जाने तो शिक्षा का अर्थ है जानकारी प्राप्त करना, जानकारी को व्यापक बनाना। किसी एक विषय की हमें अच्छे से जानकारी होती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। जैसे आप सभी स्कूल जाते हो, साइंस को पढ़ते हैं सभी साइंस। और साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के क्या उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या नुकसान है, पढ़ते हैं ना। हम स्कूल जाते हैं और जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ये भारत देश कितने प्राकृतिक क्षेत्र में बटा है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा पर्वत पहाड़ कहाँ है, इसी की जानकारी होती है ना। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल में तो हमें पता चलता है कि हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था, कौन से राजा ने कब शासन किया था। इसकी जानकारी हमें कब मिलती है? जब हम स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त करना। लेकिन शिक्षा अधूरी है इसके बिना, विद्या के बिना। जब तक हमारे जीवन में विद्या नहीं आएगी तब तक हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हम बहुत अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, उच्च डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, लाखों का हमारा पैकेज होता है। लेकिन यदि हमें जीवन जीने के सूत्र नहीं पता कि जीवन में हमें क्या करना है, जीवन का बोध हमें नहीं पता, तो फिर हमारा जीवन सार्थक हो सकता है क्या? सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे पहले जीवन जीते आना चाहिए। पैसा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को हम खर्च कैसे करें ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और ये सूत्र हमें कहाँ से मिलते हैं? विद्या के माध्यम से, जिसे हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन अधूरा है क्वालिफिकेशन के बिना, शिक्षा अधूरी है विद्या के बिना। शिक्षा क्या करती है? केवल हमें एक तरफा ज्ञान देती है, केवल एक तरफा ज्ञान मिलता है शिक्षा से। आपने सुना होगा कि एक समय लंदन से डिग्रियां प्राप्त करके एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर साहब और एक वकील साहब आए। और जब वे वापस अपने देश में आए तो उन्होंने सोचा कि हम गांव चलते हैं, गांव का भ्रमण करके आते हैं। और गांव में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत गहरी नदी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम नदी की सैर करके आते हैं, नाव में बैठकर नदी का आनंद लेके आते हैं, बोटिंग करके आते हैं। तो तीनों के तीनों नाव में बैठ जाते हैं। नाव को नाविक चलाता है। अब जैसे ही नाव नदी में चलने लगती है तो जो डॉक्टर साहब है वो सबसे पहले बात करते हैं नाविक से। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई तुमने साइंस पढ़ी है, क्या तुम जानते हो कि पैरासीटामोल के क्या उपयोग है? इसे कहते हैं पैरासीटामोल, इससे क्या होता है? डिस्प्रिन से क्या होता है? क्रोसिन से क्या होता है? तुम्हें पता है? तो जो नाविक है वो कहता है कि नहीं भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बस नाव चलाकर अपना गुजारा करता हूँ, इन चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उस नाविक से कि तुमने साइंस नहीं पढ़ी तो तुम्हारी एक हिस्सा जिंदगी व्यर्थ में चली गई, तुम्हारी एक हिस्सा जिंदगी व्यर्थ में चली गई, तुम्हारी एक हिस्से जिंदगी का कोई महत्व नहीं। फिर उनकी बात खत्म होती है। फिर थोड़ी देर बाद इंजीनियर साहब बोलते हैं। इंजीनियर साहब पूछते हैं उस नाविक
कि एक बात बताओ कि 10x10 के रॉ में कितना मटेरियल लगेगा उसको बनाने में। तो वो जो नाविक है वो कहता है कि भैया इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इंजीनियर साहब क्या कहते हैं उसे कि तुम्हें इतना सा नहीं पता तो तुम्हारी तो 2 हिस्सा जिंदगी व्यर्थ में चली गई। अब उनकी बात खत्म हुई और बाद में फिर कौन बोलते हैं, वकील साहब। वकील साहब उससे पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ कि जो लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, उसमें कौन सी धारा लगती है। तो नाविक कहता है कि भैया मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनकर जो वकील साहब है वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो है वो 3 हिस्सा जिंदगी व्यर्थ में चली गई, तुम्हें इतना सा नहीं पता। तो जब उनकी बातें ऐसे ही बढ़ते चली गई तब तक जो नाव है वो नदी के एकदम बीचों बीच पहुंची जहाँ बहुत गहरा पानी था। और वहाँ पहुँचते ही जो नाविक था उसने देखा कि सामने से तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, ऊपर से बरसात हो रही है। तो नाविक क्या कहता है उन तीनों से कि आपको तैरना आता है, आप तैरना जानते हो। तो तीनों के तीनों एक स्वर में कहते कि नहीं हम तैरना नहीं जानते। तो नाविक कहता है उन तीनों से, यहाँ पर तुम्हारी गणित, तुम्हारा विज्ञान और तुम्हारा लॉ किसी काम का नहीं है, कोई काम में नहीं आएगी। ये सारी चीजें तुम्हारी पढ़ाई यहाँ पर काम नहीं आएगी। यदि तुम तैरना जानते हो तो ही अपने प्राणों को बचा सकते हो। और क्या कहता है नाविक कि बोले मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरी 3 हिस्सा जिंदगी व्यर्थ में गई, लेकिन आज तुम्हारी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही चली गई। अब मैं तो तैर करके किनारे पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा राम नाम सत्य नहीं होगा। कहने का मतलब कि शिक्षा से क्या होता है, हमारे भीतर अहंकार प्रकट होता है, हमें केवल एक तरफा ज्ञान मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने परंपरा चलाई थी कि हम शिक्षा के साथ साथ विद्या को भी प्राप्त करें। हमारे मस्तिष्क का चहुमुखी विकास होना चाहिए, हम सारी चीजों को सीखें, हम शिक्षित भी बने, लेकिन हमें जीवन जीते भी आना चाहिए, जीवन जीने के सूत्र भी हमें मिलना चाहिए। और सभी कन्याओं को शिक्षा के साथ साथ विद्या के सूत्र सिखाने के लिए भी ये कन्या कौशल शिविर यहाँ आयोजित किया है। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा के साथ साथ विद्या को भी प्राप्त करें। और क्या उद्देश्य है कन्या कौशल शिविर के, हमारी जो बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो जागरूक बने, वो अपने आप को जाने, हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हम जिस घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, तो उसके प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है, इन सूत्रों का हमें ज्ञान होता है कन्या कौशल शिविर के माध्यम से। हम किसी की बेटी है तो हम कैसी बेटी बने, हम किसी की बहन है तो हम कैसे बहन बने, हम एक नारी है तो हम कैसी नारी बने, ये सभी सूत्र इस कन्या कौशल शिविर में बताए जाते थे। और क्या उद्देश्य है कन्या कौशल शिविर का, ये कन्या कौशल शिविर जो है हमें चरित्रवान बनने की प्रेरणा देती है। क्योंकि एक कन्या के जीवन में, एक बेटी के जीवन में, एक नारी के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आप सभी ने सुना होगा, कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए, हमारा चेहरा भले सुंदर होना हो, लेकिन यदि हमारा चरित्र सुंदर है तो हम वैसे ही सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। इसीलिए हम चरित्रवान बने। माता सीता हमारी आदर्श होनी चाहिए। रावण के घर में रही लेकिन नजर उठाकर भी रावण को नहीं देखा माता सीता ने। कितना सुंदर उनका चरित्र था, कितना प्रामाणिक उनका चरित्र था। तो हमारा चरित्र सुंदर बने, इसके लिए कन्या कौशल शिविर आयोजित किए जाते हैं। और क्यों आयोजित किए जाते हैं कन्या कौशल शिविर, हम अपनी भारतीय संस्कृति को जाने। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी देव संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हम इन सूत्रों को जाने। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, विदेशों की संस्कृति को हम अपनाने लगे हैं। आज हमें भूल जाते हैं कि जो विदेशी नारियां हैं वो हमारे देश में आकर के हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जी रही है, और हम उनकी संस्कृति का अनुकरण करें तो यह हमारे लिए ठीक नहीं है। आज आवश्यकता है हम भारतीय संस्कृति को समझें कि हमारी संस्कृति कितनी उच्च है। आप हमारे देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाकर के देखिए, आपको अधिकतर विदेशी लोग दिखाई देंगे। और कैसे दिखाई देते हैं, एकदम भारतीय वेशभूषा में दिखाई देते हैं। उनके मस्तिष्क पर तिलक होता है, साड़ी पहन करके वे घूमती है और हमारी भारतीय संस्कृति का अनुकरण करती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज
हम विदेशों की ओर भाग रहे हैं, विदेशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे देश में नारी का अपमान होता है, आज हमारे देश में बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसका यही मुख्य कारण है। आज हमने क्या किया, अपने चिंतन को, सिद्धांतों को भुला दिया, अपनी संस्कृति को भुला दिया, और यही कारण है कि हमारे देश में नारी का अपमान होता है। हमारे देश में नारी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, फ्रिज में रख करके भी फेंका जाता है। इसका यही कारण है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए बहनों, आज आवश्यकता है हम भारतीय संस्कृति को जानें, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अपना जीवन जिए, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। और क्या उद्देश्य है कन्या कौशल के? हम अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करें। हमारे माता पिता जो हम पर इतना विश्वास करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, तो हम उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाएं। हम जीवन में कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से हमारे माता पिता को किसी के सामने आंखें झुकानी पड़े। क्या करें हम? माता पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करें। ये हर बेटी का कर्तव्य, हर कन्या का कर्तव्य है। आजकल क्या होता है, हम देखते हैं, आए दिन न्यूज़ में हम सुनते हैं कि हमारी जो बहनें बेटियां होती है वो क्या हो रही है, क्या हो रहा है, लोग मीठी बातें करके गुमराह करने का प्रयास करते हैं और बहनें बेटियां गलत कदम उठा लेती है और अंत में फिर पश्चाताप करती है। आज यही हो रहा है हमारे समाज में। इसलिए आज आवश्यकता है इन सब चीज़ों से दूर रहे। हम इस बात को आज भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ है। माता पिता से अधिक प्रेम इस दुनिया में कोई हमसे कर नहीं सकता। इसीलिए हम क्या करें, माता पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करें, माता पिता के विश्वास को बनाकर रखें। यह बेटी का कर्तव्य है। यही सूत्र हमें इस कन्या कौशल शिविर में दिए जाते हैं। और क्या सिखाया जाता है कि हमारी जो प्राचीन भारतीय नारियां हैं, कौन कौन है? आप में से कितनी बहनों ने विद्योत्तमा का नाम सुना है? हाथ उठाएं। भारती का नाम कितनी बहनों ने सुना है? जो प्रकांड विद्वान थी। अपाला कोशा विश्ववारा का नाम किसी ने सुना है? करीना कपूर का नाम कितनी बहनों ने सुना है? हाथ उठाइए। कटरीना कैफ का नाम कितनी बहनों ने सुना है? माधुरी दीक्षित को कौन जानता है? बस यही कारण है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे दुख का, हमारे पतन का यही कारण है। जो हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ऐसी भारतीय नारियों के हमें नाम भी नहीं पता, और जो हमें पतन की ओर लेकर जा रही है, जो हमारे जीवन में अश्लीलता ला रही है, ऐसी फिल्मी कलियों को हम अपना आदर्श मानकर बैठे हैं। और जो वास्तविक वीर नारियां हैं उन्हें हम जानते तक नहीं, तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हमारा जीवन धन्य बनेगा? आज सोचने की आवश्यकता है। यदि हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश की जो नारी थी वो कितनी महान थी। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे पराक्रम का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में भारत की नारी पीछे नहीं थी। आप ज्ञान के क्षेत्र की बात कर लीजिए तो गार्गी, अपाला, कोशा, विश्ववारा, विद्योत्तमा भारती ऐसी नारियां हैं जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। यदि हम बल और पराक्रम के क्षेत्र की बात करें तो बल पराक्रम के क्षेत्र में भी भारत की नारी पीछे नहीं थी। पराक्रम के क्षेत्र में किनका नाम आता है? अभी कुछ वर्ष पहले घोड़े के ऊपर बैठकर, घोड़े की लगाम को मुंह में पकड़कर, अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों से तलवार लेकर अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी। कौन थी वो नारी? उनका इतिहास हम सभी जानते हैं, कितनी पराक्रमी थी भारत की नारी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में जब साधारण सी लड़कियां विवाह के सपने देखती है, वैवाहिक जीवन के सपने देखती है, तब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या सीख दी? कहा जाता है सिखा गई और दिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो कितनी पराक्रमी थी भारत की नारी। यदि हम पराक्रम के क्षेत्र की बात करें तो हाड़ा रानी का नाम आता है। सुना है आपने हाड़ा रानी का नाम? सरदार चूड़ावत की पत्नी थी हाड़ा रानी। विवाह हुआ उनका और विवाह में अच्छे दिन हुए, शादी में अच्छे दिन हुए, और जो सरदार चूड़ावत थे उनके लिए युद्ध का आदेश आया। उन्हें युद्ध के लिए कहीं बाहर जाना था, तो पत्नी को छोड़कर जाने का मन उनका नहीं कर रहा था, लेकिन कर्तव्य था तो उन्हें जाना पड़ा। अब जब ये युद्ध के लिए चले गए तो प्रतिदिन पत्नी को
याद आ रही है। तो पत्नी समझ गई कि मेरा मोह जो है वो मेरे पति को उनके कर्तव्य को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस बात को पत्नी समझ गई। एक दिन सरदार एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मैं आपके मोह के सभी बंधनों को आज काट रही हूँ, मैं आपके मोह के सभी बंधनों को आज काट रही हूँ। वो पत्र लिख करके सैनिक के पास दिया और कहा कि अब आप निश्चिंत होकर के युद्ध करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। और हाड़ा रानी ने क्या किया, अपनी कमर में से तलवार निकाली, अपनी गर्दन काट दी। उस सैनिक ने सोने की थाली में हाड़ा रानी की गर्दन को सजाया और उस पत्र को लेकर सरदार जुड़ावत के पास गए। अब जैसे ही सरदार जुड़ावत ने उस पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और पश्चाताप करने लगे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। इतनी पराक्रमी है भारत की नारी, इसीलिए कहा जाता है नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। इतना ही बल और पराक्रम भारत की नारी के पास है। आज आवश्यकता है हम अपनी शक्तियों को जाने। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर गीत लिखी है, देविया देश की जान जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। भावभीनी गीत की पंक्तियों को सुने। देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता
जाएगा